हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी, ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जिसमें हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और एक आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो कौन कौन सी जो है स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, वो सभी हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पिछली क्लास को देखिएगा, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है पॉलिटी का, और आज के क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है उसके बारे में हम देख रहे थे कि यूपीएससी और एसपीएससी है, ये दोनों ही आपकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जबकि जेपीएससी जो है ये आपकी क्या है, एक वैधानिक संस्था है, एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी में आता है। क्योंकि जेपीएससी जो है इसका गठन संसद के द्वारा जो है किया जाता है, इसलिए इसको वैधानिक संस्था या फिर हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी में इसको हम काउंट करेंगे। तो यूपीएससी और जो है एसपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि स्टेट में होता है, ये सेंटर में होती है। तो ये दोनों ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये पार्ट नंबर 14 में आती हैं। तो संघ एवं राज्य के अधीन जो है ये सेवाएं आपकी होती हैं, सर्विस अंडर यूनियन एंड जो है स्टेट्स। जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें जो आर्टिकल की अगर हम बात करें तो यूपीएससी और एसपीएससी और जेपीएससी जो ये सारी जो है आपकी 308 से लेकर 323 आर्टिकल तक ये सारे आते हैं। तो इन सभी आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे कि 308 आर्टिकल में क्या है और 9 में क्या है, 10, 11, 12 इस प्रकार से 323 तक जो है आपके यूपीएससी और एसपीएससी के आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि जैसे 308 और 309 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अगर हम 310 आर्टिकल की बात करें तो जो अनुच्छेद नंबर 310 है, इसमें क्या है, इसमें जो यूपीएससी और एसपीएससी जो है कि जितने भी मेंबर है, चेयरमैन है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है काम करते हैं। तो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत है इसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है इसमें, और यहाँ पे जो है टेनोर ऑफ ऑफिस की भी बात की गई है, ठीक है। यानी संघ और राज्य सेवाओं के अधिकारियों की यहाँ पे बात की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यूपीएससी के मेंबर और जो सदस्य हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट है सेंटर के, तो इसमें जो सेंटर के सिविल सर्वेंट आईआरएस और आईएफएस ये आपके होते हैं। जबकि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, भारतीय अखिल भारतीय जो है सेवाएं हैं, उसमें आपकी ये 3 ही काउंट होती हैं, ठीक है, आईएएस और आईपीएस। और इसमें आईएफओएस जो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसको बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, 1966 में। जबकि पहले हमारे मूल संविधान में 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं, 2 ही ऑल इंडिया सर्विसेज आपकी होती थी, आईएएस एंड आईपीएस। आईएएस जो है वो आपका डीएम होता है, ये डिस्ट्रिक्ट में सर्वर होता है, सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है, ठीक है। तो मूल संविधान है हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आईएएस और आईपीएस ये केवल 2 ऑल इंडिया सर्विसेज थी। बाद में जो है आईएफएस को जोड़ा गया था, ठीक है, 1966 में। ये आपको ध्यान में रखने हैं। जबकि सिविल सर्वेंट ऑफ सेंटर के ये आपके आईआरएस और आईएफएस ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो डिफेंस सर्विसेज है उसकी बात करता है कौन, आर्टिकल नंबर 300 ये आपका 10, ठीक है। तो इन सभी की बात करता है 310 आर्टिकल। और ये सभी जो है जो प्रेसिडेंट है, हमारे राष्ट्रपति हैं, उसके प्लेजर, उसके प्रसाद पर्यंत जो है में ही काम करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर इनको हटाता है और वही इनको अपॉइंट करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ही इनको हटाता है और अपॉइंट करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है इसमें सलाह की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है राष्ट्रपति के प्लेजर में ये सभी काम करते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन बनता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, उसके जो अधिकारी हैं, हालांकि काम तो स्टेट में ये करते हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी हैं वो स्टेट में काम करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जो आईएएस वगैरह होते हैं तो स्टेट में काम करते हैं, लेकिन इनको जो सेंटर की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो है टर्मिनेट इनको किया जा सकता है। स्टेट की जो गवर्नमेंट है, राज्य की जो सरकारें हैं, इन ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी हैं उनको टर्मिनेट नहीं कर सकती। केवल जो है राज्य सरकार उनको सस्पेंड कर सकती है या फिर उनका डिपार्टमेंट चेंज कर सकती है, ठीक है। तो केवल और केवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको टर्मिनेट कर सकती है। इन ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, आईएएस जो आईएएस हैं और जो ये आपके आईपीएस हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सिविल सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के जो सिविल सर्वेंट जो आपके कौन से होते हैं, जैसे एसडीएम और डीएसपी, ये स्टेट के सिविल सर्वेंट होंगे। ठीक है, तो इन स्टेट के जो सिविल सर्वेंट हैं एसडीएम और डीएसपी, ये गवर्नर के प्लेजर में काम करते हैं। ठीक है, तो स्टेट में आपका गवर्नर के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे ये। ठीक है, और जैसा कि हमने देखा जो डीएम है वो राष्ट्रपति के प्लेजर में काम करता है। ये आईएएस जो है अधिकारी आपका होता है डीएम। ठीक है, और एसडीएम जो होता है वो गवर्नर के प्लेजर में काम करेंगे, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल की बात करें 310 हमारा आर्टिकल ये हो चुका है। आर्टिकल नंबर 311 भी किससे रिलेटेड है, यूपीएससी और एसपीएससी जो आपकी है उससे रिलेटेड है। 311 आर्टिकल में क्या है, 311 आर्टिकल है इसमें डिसिमल एंड रिमूवल एंड रिडक्शन इन द रैंक ऑफ द सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो जो ये सिविल सर्वेंट है, सिविल सेवक है, उनको हटाना, उनके रैंक को कम करना जो है कि इसमें बात की गई है। तो ये आर्टिकल नंबर 311 में आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 311 है वो सिविल सेवक को प्रोटेक्शन का भी अधिकार देती है। ठीक है, तो सिविल सेवक को प्रोटेक्शन का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल नंबर 311। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि सिविल जो सर्वेंट होते हैं, सिविल सेवक होते हैं, उनको जो प्रोटेक्शन है उसका अधिकार जो है कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल नंबर 311। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन का अधिकार देता है। इसका मतलब ये है कि जो भी पोस्ट होती है, जिस अथॉरिटी के द्वारा उसे अपॉइंट उसको नियुक्त किया जाता है, वही अथॉरिटी उसको हटाने का अधिकार रखेगी। उसके नीचे की अथॉरिटी है उसको हटाने का अधिकार नहीं रख सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो आईएएस है, तो आईएएस को कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति जो है से नीचे के जो रैंक है, ठीक है, वो जो आईएएस को हटा नहीं सकता, केवल राष्ट्रपति ही जो है उसको हटा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मतलब जो सिविल सर्वेंट आपके ये होते हैं, तो जिस अथॉरिटी के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है उसी अथॉरिटी को अधिकार होता है उसे हटाने का भी। तो ये बात की गई है आर्टिकल नंबर 311 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 312 भी किससे रिलेटेड है, यूपीएससी एंड एसपीएससी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, आर्टिकल नंबर 312 में ऑल इंडिया जो सर्विसेज हमारी होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, तो संसद है वो राज्यसभा की सलाह पर इन अखिल जो है भारतीय सेवाएं बना भी सकती है और हटा भी सकती है। तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज है, वो कौन बना सकती है, राज्यसभा बना सकती है संसद की सलाह पर। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है और हटा भी सकती है। तो 312 आर्टिकल में लिखा गया कि जो नई अखिल भारतीय जो है सेवाएं जो है कौन बना सकती है, उसका जो कैसे वो बनेगी, कैसे उसका क्रिएशन होगा, कैसे उसका रिमूवल होगा। तो क्रिएशन एंड रिमूवल बाय पार्लियामेंट एडवाइस ऑफ द राज्यसभा। तो जब नई अखिल भारतीय सेवाएं जो है उसका गठन किया जाएगा, तो राज्यसभा जो है कि सलाह पर जो है संसद यहाँ पे क्रिएशन कर सकती है। ठीक है, तो संसद है राज्यसभा की सलाह पर नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है और हटा भी सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज है, तो इसमें कितनी पोस्ट है, आज प्रेजेंट में जो है इसमें 3 पोस्ट आती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में। अखिल भारतीय सेवाएं हमारी जो है 3 है, एक आपकी आईएएस है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, एंड आईएफओएस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इसमें 3 जो है ये सेवाएं आपकी प्रेजेंट में अखिल भारतीय सेवाओं में, ऑल इंडिया सर्विसेज में। ऊपर वाली जो 2 है आईएएस और आईपीएस, ये मूल संविधान में हमारी थी। बाद में जो है आईएफओएस को जो जोड़ा गया 1966 में, तो इसको हमने संसद द्वारा 1966 में बनाया गया, राज्यसभा की जो है सलाह पर जो है इसको बनाया गया 1966 में। पहले मूल संविधान में केवल और केवल 2 ही हमारी जो है अखिल भारतीय जो है सेवाएं थी। तो आज प्रेजेंट में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 3 हैं। कौन कौन सी हैं, आईएएस, आईपीएस है, आईएफओएस है। ठीक है, तो अखिल भारतीय जो है न्यायिक सेवा की अगर हम बात करें, तो क्या प्रेजेंट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है, तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, तो हालांकि जो है इसको मूल संविधान में जो है इसकी बात की गई है, तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है ये भी हमारे मूल संविधान में थी और आर्टिकल नंबर 312 में इसकी बात की गई है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की, बट ये आज तक जो है बनाई नहीं गई है। तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो है हमारे मूल संविधान में आर्टिकल नंबर 312 में है, हालांकि इसका क्रिएशन अभी तक हुआ नहीं है। तो नई अखिल भारतीय सेवाएं जो है कैसे बनती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज कैसे बनती हैं, जैसे हमने अभी ऊपर देखा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंट में हमारी आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस जो है 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। अगर हमें चौथी ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी पड़ जाए, ठीक है, तो नई अखिल भारतीय जो है जैसे आईआरएस है, ठीक है, तो आईआरएस है, अगर हम इसको नई अखिल भारतीय सेवा जो है इसको बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे प्रेजेंट में ये जॉब है, आईआरएस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज में तो नहीं आता है। ठीक है, तो
IRS ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आता है। अगर इसको हमें ऑल इंडिया सर्विस में बनाना है तो हम क्या करेंगे, IRS को ऑल इंडिया सर्विस में लाना है तो हम आर्टिकल नंबर 312 के अकॉर्डिंग कैसे इसका क्रिएशन करेंगे। पहले इसका जो बिल है वो राज्यसभा की सिफारिश पर हम स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करवाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बिल है वो राज्यसभा की सिफारिश पर स्पेशल मेजॉरिटी है, जो विशेष बहुमत से जो है इसको पास जो है इसको विशेष बहुमत से इसकी सिफारिश देनी पड़ेगी राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, फिर जो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि भाई 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। ठीक है, तो उपस्थित और जो आपके जो वोटिंग मेंबर हैं उनका 2/3 जो बहुमत से जो है स्पेशल मेजॉरिटी वो उसकी सिफारिश होनी चाहिए राज्यसभा के द्वारा। और जब राज्यसभा इस जो बिल पर सिफारिश अपनी दे देती है उसके बाद में जो बिल है वो सदनों में, दोनों सदनों में जाएगा। ठीक है, तो दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से फिर यहाँ पे पास होना चाहिए। और यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा में जो है सिंपल मेजॉरिटी, साधारण जो बहुमत से पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारा जो है नई अखिल भारतीय जो है सर्विस उसका क्रिएशन होगा। तो इस प्रकार जब सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो जाता है तो नई अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस है उसको बना दिया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रोसीजर होता है नई अखिल भारतीय सेवा जो है को बनाने का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले राज्यसभा जो है अपनी सिफारिश देगी स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर उसमें होने चाहिए। फिर जब अपनी सिफारिश राज्यसभा दे देगी फिर ये जो बिल जाएगा आपका संसद में, संसद के दोनों जो है उसमें जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। और फिर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल दोनों ही सदनों में आपका ये पास हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर नई अखिल भारतीय सेवा जो है उसका गठन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है यूपीएससी और एसपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 315 है, उसमें क्या है तो इसमें जो यूपीएससी और एसपीएससी आते हैं, ठीक है, जेपीएससी भी इसमें आता है। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका जो संसद जो है गठन कर सकती है। तो एक जो स्टैट्यूटरी बॉडी में आपकी आएगी, हालांकि ये जो आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं दोनों, ठीक है, तो संवैधानिक संस्था है दोनों। तो इसमें आर्टिकल नंबर 312 में अगर हम देखें कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी जो संस्था है या जो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो यूपीएससी क्या एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल नंबर 315 में आती है। ऐसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट में होती है ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल नंबर 315 में आता है। जबकि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है, एक असंवैधानिक संस्था है। और इसमें भी आपका ये स्टैट्यूटरी बॉडी वैधानिक संस्था आपकी आएगी जेपीएससी। ठीक है, तो इसके विषय में कोई भी आर्टिकल हालांकि मेंशन नहीं है, लेकिन 315 जो है आर्टिकल ये कहता है कि जो संसद है जॉइंट पब्लिक सर्विस जो है कमीशन को बना सकती है। ठीक है, इस प्रकार से यूपीएससी जो इसमें और डिफ्रेंशिएट अगर हम करें यूपीएससी, एसपीएससी एंड जेपीएससी में, तो यूपीएससी एक एग्जामिनेशन बॉडी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम लेती है किस किस का, ए और बी ग्रेड के जो पोस्ट होती है उनका एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करवाती है, यूपीएससी करवाती है। कहाँ पे, सेंटर में करवाती है। ठीक है, तो यूपीएससी है इसमें जो ए और बी ग्रेड के जो पोस्ट है उसका केवल सिलेक्शन करती है, उसका अपॉइंट नहीं करती। ठीक है, तो सिर्फ सिलेक्शन करने का काम है यूपीएससी और जो इसका अपॉइंट करने का काम किसका होता है, यूपीएससी के जो मेंबर है या फिर उसके जो चेयरमैन है उसके सदस्यों को अपॉइंट करने का काम किसका है, राष्ट्रपति का होता है। जबकि एसपीएससी है स्टेट में होती है, तो स्टेट में जो जितने भी ए और बी ग्रेड के जो एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, तो ए और बी जो ग्रुप के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको कंडक्ट करवाने का काम किसका है, एसपीएससी का है। ठीक है, जेपीएससी है ये भी स्टेट में ए और बी ग्रेड के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, एक डिफ्रेंशिएट हमने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है अगर इसमें हम देखें कि यूपीएससी है उसमें कितने चेयरमैन होते हैं भाई, यूपीएससी का एक चेयरमैन होते हैं और टोटल यूपीएससी के जो है सदस्य कितने होते हैं, 10 सदस्य होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैक्सिमम 10 सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन होता है यूपीएससी का। ऐसे अगर हम एसपीएससी की बात करें, स्टेट में जो है आपका वही है, एक चेयरमैन होता है और इसमें भी मैक्सिमम 10 मेंबर होते हैं, 10 अन्य सदस्य होते हैं। चेयरमैन जो है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का एक होता है और उसमें भी सदस्य अन्य जो है मैक्सिमम कितने होते हैं, 10। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो यूपीएससी जो इसमें जो 10 अन्य सदस्य होते हैं उनमें आधे से ज़्यादा जो सदस्य होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होने चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक जो अधिकारी होने चाहिए जिनको सिविल सेवक का ज्ञान हो वो आपके इसमें ले जाते हैं, 10 मैक्सिमम मेंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें अपॉइंटमेंट की बात, भाई यूपीएससी है उसके चेयरमैन और उनके सदस्य को जो है अपॉइंट कौन करता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है।
और स्टेट में जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके चेयरमैन और सदस्य को अपॉइंट करने का काम किसका होता है? गवर्नर का होता है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट किसके द्वारा दी जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें नंबर ऑफ़ जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें नंबर ऑफ़ जो मेंबर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें यूपीएससी है, उसके नंबर ऑफ़ जो मेंबर्स हैं, ठीक है, और प्लस में सर्विस कंडीशन, तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं उनको तय करने का जो काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। तो सर्विस जो है कंडीशन, जिसको हम सेवा शर्त बोलते हैं, तो इनके जो मेंबर्स है उन कितने मेंबर होने चाहिए और उनकी क्या क्या जो है सर्विस कंडीशन या सेवा शर्तें होनी चाहिए, इन सभी को तय करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है, राष्ट्रपति का है। जबकि यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले कॉलम में देखें तो इसमें जो है नंबर ऑफ़ मेंबर्स और जो सर्विस कंडीशन, जो सेवा शर्तें होती हैं, उनको जो तय करने का काम जो है कौन करता है? यहाँ पे गवर्नर करता है। और यहाँ पे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और जो सेवा शर्तें होती हैं उनको तय करने का काम कौन किसका होता है? यहाँ पे प्रेसिडेंट का होता है, राष्ट्रपति का होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे इनके चेयरमैन एंड मेंबर्स का जो कार्यकाल कितना होता है? यूपीएससी जो है उसके चेयरमैन और उसके जो सदस्य 10 मैक्सिमम होते हैं, उनका जो कार्यकाल भाई कितने जो है टाइम पीरियड तक जो है ये काम करेंगे? तो 6 वर्ष तक ये काम करते हैं। ठीक है। और दूसरा 65 वर्ष की जो है आयु तक होने तक ये काम करते हैं। ठीक है। तो 6 वर्ष या फिर जो इनकी जो रिटायरमेंट की जो एज होती है 65 जो है ईयर होती है, 6 वर्ष से इसका कार्यकाल होता है। ठीक है। ऐसे ही जो है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके चेयरमैन और उसके जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष तक काम करते हैं। इनकी रिटायरमेंट 62 वर्ष की उम्र तक ये होते हैं, तो रिटायरमेंट हो जाती है। ऐसे ही जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका टेन्योर कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का, और रिटायरमेंट एज इसमें 62 ईयर्स आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यूपीएससी चेयरमैन की जो सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है इनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। भारत की जो संचित निधि होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यूपीएससी के चेयरमैन उनके जो है सदस्यों की सैलरी दी जाती है। जबकि जो आपका जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इनके सदस्यों और चेयरमैन की जो सैलरी है स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो है स्टेट होता है, ठीक है, उससे दी जाती है। राज्य की जो संचित निधि होती है, राज्य की जो संचित निधि होती है उससे दी जाती है। और जो इसमें जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके चेयरमैन और जो सदस्यों की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ही राज्य की संचित निधि से दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स हैं, वो रिजाइन है, इस्तीफ़ा जो है किसे देंगे? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को देते हैं। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य और चेयरमैन है वो रिजाइन किसको देंगे? गवर्नर को देंगे, क्योंकि गवर्नर स्टेट में होता है। ऐसे ही जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन और सदस्य रिजाइन देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है जी, हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें इनके चेयरमैन एंड मेंबर्स का रिमूवल जो है, यूपीएससी के चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं उनका रिमूवल, भाई उनको हटाया जो है केवल और केवल 2 आधार पर हटाया जा सकता है। 2 बेस है उसको मानकर जो है हटाया जा सकता है। एक तो क्या होगा? प्रोवाइडेड मिसबिहेवियर, मीन्स साबित कदाचार अगर जो है हो जाए प्रूव, जो मिसबिहेवियर प्रूव हो जाए तो उसको हटाया जा सकता है यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स को। दूसरा इनकैपेसिटी, अक्षमता, ठीक है, अगर वो कैपेबल ही नहीं है काम करने के लिए, ठीक है, तो उस आधार पर भी जो है, इस आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं कि चेयरमैन और मेंबर को हटाया जा सकता है। सेम इसमें जो है आपका रहेगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हम डिटेल में देखें इनका जो रिमूवल है, तो रिमूवल ऑफ जो चेयरमैन जो मेंबर हैं 2 आधार पर जो है 2 बेस मानकर हटा सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स को। पहला जो है इसमें मिसबिहेवियर जो है, अगर साबित कदाचार जिसको हम कहते हैं, और अक्षमता जो पाई जाए, इनकैपेसिटी के आधार पर रिमूवल किया जा सकता है। लेकिन जब रिमूवल किया जाता है तो केवल और केवल प्रेसिडेंट हटा सकता है। और किसकी सलाह लेगा? एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह यहाँ पे बाध्यकारी होता है, ठीक है, कंपलसरी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर जो है राष्ट्रपति हटाता है जो यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 2 कंडीशन में जो है हटाया जा सकता है इनको, ये आपको दे रखी है। प्रोवाइडेड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। ऐसे ही सेम आपका जो है स्टेट जो है पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें भी रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स, तो इनके जो चेयरमैन और जो सदस्य हैं उनको हटाने का काम करते हैं प्रेसिडेंट।
ठीक है। तो प्रेजेंट रिमूवल तो है, सिर्फ क्या करेगा, रिमूवल जो है किया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा, चाहे वो यूपीएससी के मेंबर हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हो या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के हो। ठीक है। तो प्रेसिडेंट रिमूवल करेगा, वही 2 बेस माने जाएंगे, प्रोवाइडेड मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर, और वही जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट की सलाह बाध्यकारी होगी तीनों केस में। ठीक है। तो तीनों केस में सुप्रीम कोर्ट की सलाह बाध्यकारी होगी और प्रेसिडेंट के द्वारा जो है यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को हटाया जाएगा। ठीक है। तो ये हमने रिमूवल देख लिया है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, यूपीएससी के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है भाई, संसद बनाती है। और ऐसे ही जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके रूल एंड रेगुलेशन स्टेट की लेजिस्लेचर जो है बनाती है, जो विधान जो है सभा आपकी बनाती है स्टेट में। और ऐसे ही जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें बाय पार्लियामेंट जो है संसद जो है कानून बनाती है। ठीक है। तो जेपीएससी जो है एक आपकी वैधानिक संस्था है, एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें जो है जेपीएससी के कानून एंड रूल रेगुलेशन कौन बनाती है, पार्लियामेंट संसद बनाती है। जबकि स्टेट की जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका रूल एंड रेगुलेशन कौन तय करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर करता है, स्टेट का जो है विधानमंडल, ठीक है, विधानसभा करती है। तो ये हमने देखा कि जो एसपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सदस्य है, एक बार जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी बन सकता है। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सदस्य होता है वो चेयरमैन भी बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार बन सकता है। ऐसे ही जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक बार यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है, तो यूपीएससी का चेयरमैन भी यहाँ पे बन सकता है। तो हमने क्या देखा कि जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका सदस्य जो होता है वो एक बार जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, और यहाँ तक कि यूपीएससी का भी जो है एक बार, केवल एक बार जो है सदस्य बन सकता है। लेकिन अगर हम देखें कि यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है वो कभी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ना तो सदस्य बन सकता है ना ही चेयरमैन बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल देखें यूपीएससी एंड एसपीएससी से रिलेटेड, तो इसमें हमने देखा कि यूपीएससी एसपीएससी से रिलेटेड 308 से लेकर 323 तक आपके आर्टिकल थे, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल किए हैं। अगला हमारा आर्टिकल है 317 जो कि यूपीएससी और एसपीएससी और जेपीएससी से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 317 क्या कहता है, ये कहता है कि यूपीएससी और एसपीएससी के जो चेयरमैन है एंड मेंबर्स उनको हटाता जो है प्रेसिडेंट है, बट एसपीएससी के चेयरमैन एंड मेंबर्स है उसको सस्पेंड जो है गवर्नर कर सकता है। ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो सस्पेंड की अगर बात की जाए जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सस्पेंड जो है केवल यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर्स है वो गवर्नर निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। हालांकि हटाने का काम जो है किसका है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को प्रेसिडेंट का। ठीक है। गवर्नर केवल और केवल निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 300 जो है 18 में बात की गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सेंटर जो यूपीएससी है ये सेंट्रल जो है रिक्वायरमेंट बॉडी होती है, जैसे हमने देखा था कि ए और बी ग्रेड के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। ऐसे ही जो है एसपीएससी है स्टेट के जो ए और बी ग्रेड के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली संस्था है, और जो जेपीएससी भी स्टेट में जो ए और बी ग्रेड के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली संस्था है आपकी। ठीक है। यूपीएससी जो है वो अपनी जो एनुअल रिपोर्ट, अपनी जो वार्षिक जो है रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करवाती है, प्रेसिडेंट को सबमिट करवाती है। ठीक है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट करवाती है, जबकि जेपीएससी है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को जो है सबमिट करवाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। ठीक है। तो एक बार फिर से जो है ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसका हम देख लेते हैं, जो यूपीएससी और एसपीएससी के जो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, तो कौन कौन से आर्टिकल हैं। जैसे कि हमने देखा 308 से लेकर 323 तक आर्टिकल यूपीएससी एसपीएससी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमने देखा कि 315 जो आर्टिकल है वो यूपीएससी और एसपीएससी जो है इसमें आता है। 315 आर्टिकल में यूपीएससी एसपीएससी है। 316 जो है आर्टिकल उसमें जो यूपीएससी एसपीएससी जो है कि मेंबर्स और जो चेयरमैन है उनके अपॉइंटमेंट की बात की गई है, उनके टेन्योर जो है कितना कार्यकाल उनका रहेगा, उनकी नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है। 317 का जो आर्टिकल है उसमें रिमूवल एंड सस्पेंशन की बात की गई है कि जो मेंबर्स और चेयरमैन है, मेंबर्स और जो चेयरमैन है उनको हटाने का काम जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। 317 में जो है रिमूवल एंड सस्पेंशन दिया गया है। 318 जो आर्टिकल है उसमें पावर दी गई है कि यूपीएससी के जो चेयरमैन है, मेंबर्स है, पावर्स की बात की गई है, मतलब पावर्स टू मेक रूल एंड रेगुलेशन बाय द पार्लियामेंट। सॉरी, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसको पावर दी गई है कि भाई यूपीएससी और एसपीएससी से रिलेटेड जो है रूल एंड रेगुलेशन जो है संसद यहाँ पे बनाती है। तो ये ध्यान में रखना है, संसद के द्वारा रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। 320 आर्टिकल में यूपीएससी जो है
और एसपीएससी के क्या क्या जो है फंक्शन है, क्या क्या कार्य हैं, वो सारे दिए गए हैं 320 आर्टिकल में। 322 आर्टिकल में इनके जो एक्सपेंसन जो है, इनके जो खर्चों की बात की गई है यूपीएससी और एसपीएससी के मेंबर या चेयरमैन जो भी है, ठीक है, यूपीएससी के जो भी खर्चे होते हैं एसपीएससी के, तो उन तमाम जो है खर्चों की बात की गई है 322 आर्टिकल में। 323 आर्टिकल में जो है एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात की गई है कि यूपीएससी जो है कि चेयरमैन या यूपीएससी जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है, ये 323 आर्टिकल में दी गई है। एसपीएससी के जो चेयरमैन या मेंबर जो है सौंपते हैं उसको राज्यपाल को अपनी एनुअल रिपोर्ट। तो ये जो एनुअल रिपोर्ट की बात की गई है यूपीएससी और एसपीएससी की, वो 323 आर्टिकल में आपकी दिया गया है। तो ये सभी आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट, अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें, लॉर्ड जो कॉर्नवालिस जो आपके ये थे, तो ये सिविल सेवक का जो है इनको जनक कहा जाता है। जो सिविल सर्विसेज है उनकी जनक, उनके जो फादर जो है किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। हालांकि जो है आधुनिक सिविल सेवक का जनक आ जाए तो आज जो है प्रेजेंट में मॉडर्न सिविल सर्विसेज का जो जनक है वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आपके ये आएंगे, ठीक है। तो सिविल सेवक का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लेकिन आधुनिक सिविल सेवक का जनक किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ओके, तो हमने देखा जो ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर से ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हमने देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दो प्रकार की होती हैं आपकी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जो संविधान में आपकी होती हैं। जो संविधान में जो है आपके जो मूल संविधान में जो संस्थाएं नहीं दी गई हैं उनको गैर संवैधानिक संस्थाएं कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। और कौन कौन सी जो है गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक तो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और एक दूसरी आपकी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। कार्यकारी संस्था और वैधानिक संस्था जो है आपकी, दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। तो ये हमारी गैर संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, कार्यकारी संस्था और वैधानिक संस्थाएं हैं। गैर संवैधानिक जो संस्थाएं, हालांकि ये असंवैधानिक संस्था नहीं होती हैं, ठीक है, संविधान के अनुसार जो ही ये काम करती हैं आपकी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कार्यकारी संस्थाएं, जैसा कि हमने देखा कि वो संस्थाएं होती हैं जो सरकार या सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा गठन की जाती है इनका, ठीक है। जैसे आपकी सीबीआई है, कार्यकारी संस्था है। नीति आयोग हो गया, विधि आयोग जो है आपका, ठीक है, जो विधि आयोग आपका ये किस में आएगा, कार्यकारी संस्था है आपका। एग्जीक्यूटिव बॉडी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो विधि आयोग है आपका, जो लॉ कमीशन है, वो किसकी कौन सी बॉडी है, तो ये कार्यकारी संस्था है आपकी, एग्जीक्यूटिव बॉडी में आएगा, ठीक है। वैधानिक संस्था क्या होती है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको हम कहते हैं। वैधानिक संस्था वो होती हैं जो संसद के द्वारा जो है कानून जो है बनाया जाता है, जो संस्थाएं संसद के द्वारा बनती हैं, ठीक है। जैसे संसद के द्वारा जो है कौन कौन से आयोग बनाए गए, जैसे महिला आयोग है, वुमेन कमीशन है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका ये है, वैधानिक संस्था में आएगा। केंद्रीय सूचना आयोग है, ठीक है, सेंट्रल जो है इंफॉर्मेशन कमीशन आपका हो गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, ठीक है। नेशनल माइनॉरिटी जो है आपका कमीशन हो गया। आरबीआई, ठीक है, नाबार्ड, सेबी, तो ये जो है आपके हो जाएंगे। तो वैधानिक संस्थाएं जो है संसद के द्वारा जो है बनाई जाती हैं, तो ये सभी वैधानिक संस्थाएं आपकी हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर ली हैं। असंवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, असंवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जो संविधान के अनुसार नहीं होती हैं, ठीक है। ये गैर कानूनी होती हैं असंवैधानिक संस्थाएं। जैसे जो खाफ पंचायत है वो संविधान के अनुसार नहीं है, गैर कानूनी जो है संस्थाएं ये होती हैं। खाफ पंचायत हो गई, जैसे आतंकवादी संगठन है, ULF है, अल्फ़ा जो है, ये आपकी असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने जो है किया था, तो एक बार ब्रीफली हम जो है डिस्कस कर लेते हैं सभी आर्टिकल्स को। यूपीएससी एसपीएससी आर्टिकल जो है नंबर 315 में आता है। जेपीएससी जो है ये आपकी पार्लियामेंट के द्वारा गठित की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पे, एडवाइस ऑफ द स्टेट जो है लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये एक वैधानिक संस्था है आपकी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जबकि इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपका इंटर जो है स्टेट काउंसिल मीन्स अंतर राज्य जो है परिषद है, इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी आपकी संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल नंबर 263 में आती है। कैग भी आपकी संवैधानिक संस्था है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 148 में कैग आता है। वित्त आयोग है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी, आ जाएगी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 280 फाइनेंस कमीशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। राज्य का वित्त आयोग है, आर्टिकल नंबर 243 का क्लोज आई में है। चुनाव आयोग, ठीक है, सेंटर का जो चुनाव आयोग है, आर्टिकल नंबर 324 जो है ये आपका हो जाएगा इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो है 324 आर्टिकल में है। राज्य का इलेक्शन कमीशन 243 का क्लोज के में है, ठीक है। SC आयोग जो है, शेड्यूल कास्ट जो है कमीशन, ये आपका आर्टिकल नंबर 338 में है। शेड्यूल ट्राइब जो कमीशन है, ST आयोग, आर्टिकल नंबर 338 का क्लोज ए में है।
और हमारा ओबीसी जो कमीशन है, अदर बैकवर्ड जो है कास्ट अन्य पिछड़ी जाति आयोग जो है, ये आपका आर्टिकल नंबर 338 का क्लॉज बी में है और ये आपका 102वां संविधान संशोधन 2018 में जो है आपका ये जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो गैर संवैधानिक संस्थाएं हमने अभी देखा, ठीक है। तो एक ब्रीफ रिवीजन हम फटाफट इसका कर रहे हैं। दो प्रकार की होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं, कार्यकारी संस्थाएं और संवैधानिक या कानूनी जो है संस्थाएं, जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी। कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जैसे जो सरकार या सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा गठन किया जाती है जिन संस्थाओं का, उनको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यकारी संस्थाएं कहेंगे। जैसे नीति आयोग है, ठीक है, जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी प्रधानमंत्री होता है। सीबीआई जो है क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है। विधि आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विधि आयोग जो है आपका लॉ कमीशन है, वो कौन सी संस्था है, आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी में आएगा, कार्यकारी संस्था है। इसके अलावा जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक जो कानूनी जो संस्थाएं हैं, इसमें कौन कौन सी जो है संस्थाएं हैं जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो संसद के द्वारा जो है गठन जिनका किया जाता है। तो संसद के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग है, ठीक है, सेंट्रल जो है इंफॉर्मेशन कमीशन, और राज्य सूचना आयोग, स्टेट जो है इंफॉर्मेशन कमीशन आपका ये हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ह्यूमन राइट जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका हो गया, ठीक है। और राज्य जो है ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग है। महिला वुमेन जो है आयोग हो गया, वुमेन कमीशन हो गया। अल्पसंख्यक आयोग जो है, माइनॉरिटी जो है कमीशन। ये सारे के सारे स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधानिक या फिर कानूनी जो है ये संस्थाएं आपकी कहलाएंगी। ये संसद के द्वारा गठन किया जाता है इनका, ठीक है। कुछ और जो है स्टैट्यूटरी बॉडी वैधानिक जो है संस्थाएँ हैं, तो इसमें जो आपका आरबीआई आएगा, नाबार्ड आएगा, ठीक है, सेबी आ जाता है, ट्राई आ गया और इरडाई आपका ये आ गया। ये सारी रेगुलेटरी बॉडी है, विनियामक संस्थाएं इनको बोला जाता है, ठीक है। तो आरबीआई है, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करती है। नाबार्ड है, कृषि जो है और ग्रामीण विकास जो है को रेगुलेट करने का काम करती है। सेबी जो आपका जो सेबी जो है आपका ये स्टॉक जो मार्केट है उसको रेगुलेट करने का जो है काम करती है। ट्राई जिसको हम कहेंगे, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस सेक्टर को जो रेगुलेट करने का काम करती है। और इरडाई जो है आपकी होती है ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपकी इंश्योरेंस जो है को रेगुलेट करने का काम करती है। इसके अलावा कैट है, सेट है, एनजीटी, ये सारी की सारी आपकी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, वैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा परिसीमन आयोग, जिसको डिलिमिटेशन जो है कमीशन बोला जाता है, ये भी आपका इसी में आएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधानिक संस्था, सीवीसी जिसको केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलते हैं। जोनल काउंसिल है, क्षेत्रीय परिषद, सारी की सारी जो है ये क्या है, वैधानिक संस्थाएं हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं संवैधानिक संस्थाएं। जैसे हमने ये देखा यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 315 में आपकी आती है। एक बार फिर से ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन रिवीजन हम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भी संवैधानिक संस्था है, 315 में आता है। जबकि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये वैधानिक संस्था है, इसको संसद द्वारा बनाया जाता है। और ये जो है राज्य विधानमंडल की सलाह पर जो है इसको संसद द्वारा बनाया जाता है, जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट जो है अब इसमें देखिए यूपीएससी एक जो ये केंद्रीय जो है भर्ती एजेंसी है, और केंद्रीय भर्ती एजेंसी इसमें जो है अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं इनका जो। तो यूपीएससी एक आपकी ये केंद्रीय भर्ती एजेंसी आपकी ये है, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं जो आपकी ये हैं इनकी भर्ती करवाते हैं। जो भी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सिविल सेवा जो आपकी ये है, आईआरएस वगैरह, ठीक है, इनकी जो भर्ती भी करवाना इसी का ही काम होता है। रक्षा सेवा, इनकी भर्ती भी जो है यूपीएससी करवाता है। इसके अलावा जो एसपीएससी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये राज्य जो है सेवा भर्ती आयोग है। ये इसमें जो है राज्य सिविल सेवा की जो भी भर्ती होती है, जैसे पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसका जो है उसकी भर्ती करवाने का काम क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है। इसके अलावा जो है जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भी राज्य भर्ती एजेंसी है, राज्य सिविल सेवा की भर्ती जो है ये आपका करवाता है। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। अगला अगर हम यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखें तो यहाँ पे जो चेयरमैन और मेंबर अगर देखें तो चेयरमैन यूपीएससी का एक होता है। मैक्सिमम मेंबर जो है, सदस्य जो है, इसमें 10 होते हैं। और इसमें अगर हम देखें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसमें भी एक चेयरमैन होता है, 10 मैक्सिमम सदस्य होते हैं। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एक चेयरमैन, 10 जो है मैक्सिमम जो है सदस्य होते हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन और जो मेंबर हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जबकि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति राज्यपाल करता है, क्योंकि स्टेट में होते हैं, ठीक है। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आपका, ठीक है। अगर हम हटाने की बात करें, जो चेयरमैन और जो आपके ये जो भी पद हैं, इनमें हटाने का जो काम है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी सलाह पर इनको हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह है वो बाध्यकारी होती है हटाने के लिए। राष्ट्रपति जो है इनको रिमूवल करता है।
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो सदस्य चेयरमैन है उनको हटाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। मतलब हटाने का काम सारे जो है मैं ही राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट की सलाह यहाँ पे जो है ली जाती है। नेक्स्ट जो है कार्यकाल जो यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर्स का 6 वर्ष का होता है। जैसे हमने देखा इसमें एसपीएससी में भी जो 6 वर्ष का होता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी 6 वर्ष का होता है। लेकिन रिटायरमेंट जो एज है वो 65 जो आपकी निर्धारित की गई है। एसपीएससी में 62 वर्ष निर्धारित की गई है और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें 62 वर्ष। इस्तीफा जो है जो यूपीएससी के चेयरमैन और जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। एसपीएससी जो स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है राज्यपाल को देते हैं। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य हैं और जो चेयरमैन हैं वो इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। नेक्स्ट जो वार्षिक रिपोर्ट यूपीएससी जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और जो फिर देता है तो फिर राष्ट्रपति जो है वो इसे दोनों सदनों में रखवाता है। जो वार्षिक रिपोर्ट है वो दोनों सदनों में रखवा दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यपाल है इसमें जो वार्षिक रिपोर्ट जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, फिर ये भी जो क्या करता है दोनों सदनों में रखवाता है, ठीक है। जो राष्ट्रपति इसमें वार्षिक रिपोर्ट जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी जो है राज्यपाल को रिपोर्ट जो है ये सौंपता है। नेक्स्ट अगर हम देखें सेवा शर्त और जो है सदस्यों की जो संख्या है, तो यूपीएससी की जो सेवा शर्त हैं, जो सर्विस जो कंडीशन है और सदस्यों की जो संख्या कितनी होगी, इन सेवा और क्या क्या सेवा शर्तें होंगी, इन सभी को तय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे राज्यपाल करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ पे राष्ट्रपति जो है सर्विस कंडीशन और सदस्यों की संख्या तय करते हैं यहाँ पे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका, ठीक है। अगला अगर हम देखें सैलरी की बात, तो यूपीएससी के जो सदस्यों की और जो चेयरमैन की सैलरी जो है भारत की संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो इंडिया भारत की संचित निधि से दी जाती है। राज्य की जो है जो यहाँ पे जो है स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है इनके चेयरमैन मेंबर की जो सैलरी है वो राज्य की संचित निधि से दी जाती है। जबकि यहाँ पे जेपीएससी है उनके सदस्य और मेंबर की जो चेयरमैन है उनकी जो सैलरी है राज्य की जो संचित निधि होती है स्टेट की जो कंसोलिडेटेड जो है फंड ऑफ जो है स्टेट होता है उससे दी जाती है। अगला हम देखें रूल रेगुलेशन की बात करें तो यूपीएससी के रूल रेगुलेशन नियम और जो है विनियम जो है बनाने का काम कौन करते हैं? संसद करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ पे रूल रेगुलेशन जो है इसमें कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल जो है तैयार करती है। जबकि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? संसद बनाती है, ठीक है। तो ये सभी आपको देखना है। तो हमने देखा कि संवैधानिक जो है प्रावधान इसमें जो है भाग नंबर जो है 14 में किया गया है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं की बात की गई है। और इसमें आर्टिकल नंबर जो यूपीएससी एसपीएससी जो है 308 से 323 तक जो है ये आर्टिकल दिए गए हैं। अगर हम इस यहाँ पे जो देखें दो जो चीज़ों का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, एक तरफ आपका सिविल सर्वेंट हो गया जिसको हम सिविल सेवक कहेंगे, दूसरी तरफ लोक सेवक जिसको हम कहेंगे पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें जो सिविल जो है सेवक ये आपका अंदर है, ठीक है, और लोक सेवक जो है ये वाला बाहर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिविल सेवक जो है आपके जो सभी सिविल सेवक हैं वो आपके क्या होते हैं? जो लोक सेवक। तो सभी जो है सिविल सेवक लोक सेवक होते हैं, लेकिन सभी जो है लोक सेवक है वो सिविल सेवक नहीं हो सकते हैं। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ठीक है। तो सिविल सेवक हैं वो यहाँ पे अंदर होंगे, लोक सेवक होते हैं बाहर होते हैं। तो सभी सिविल सेवक जो ये वाले जो सिविल सेवक है सारे वो लोक सेवक हो सकते हैं होते हैं। और जो ये लोक सेवक जो हैं सभी लोक सेवक वो सिविल सेवक आपके नहीं होते हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लोक सेवक जो है में सिर्फ सैन्य और असैन्य अधिकारी आते हैं, ठीक है। जो आपका ये लोक सेवक है पब्लिक जो सर्वेंट जिसको हम बोलेंगे, इसमें सैन्य अधिकारी भी आते हैं और असैन्य अधिकारी आते हैं। जबकि लोक जो सिविल सेवक होता है उसमें केवल और केवल इसमें केवल असैन्य अधिकारी होते हैं, सैन्य अधिकारी इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा आर्टिकल जो है सभी आर्टिकल देखे 308 से लेकर 323 तक। एक बार फिर से ब्रीफ हम देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 310 इसमें अधिकारियों की पदावती की बात की गई है, ठीक है। तो संघ के जो अधिकारी आपकी हो गई अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय जो है सेवाएं और रक्षा सेवाएं 3 आपकी होती हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये सारे काम करते हैं। जितने भी अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस जो है और आईपीएस है, ये आईएफओएस है जो इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं आईआरएस वगैरह ये हो गए। जो रक्षा सेवाएँ हैं सारे के सारे जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 310 में, ठीक है। नेक्स्ट जो है राज्य के जो अधिकारी हैं, जैसे हमने देखा राज्य के अधिकारी कौन होते हैं? राज्य के जो सिविल सेवक होते हैं एसडीएम और डीएसपी होते हैं। ये राज्य के राज्यपाल जो होता है, ठीक है, जो गवर्नर होते हैं उसके प्लेजर में काम करते हैं, उसके प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। ऐसा आर्टिकल नंबर 310 ये बात करता है। 311 आर्टिकल क्या बात करता है कि जो सिविल सेवक है को संरक्षक
का अधिकार जो है दिया जाता है। तो सिविल सेवक को संरक्षक का जो अधिकार देता है कौन, आर्टिकल नंबर 311। तो जो अधिकार जिस अथॉरिटी के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है या नियुक्त किया जाता है वही अथॉरिटी उसको समाप्त कर सकती है। तो हमने देखा कि आईएएस जो अधिकारी है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति ही कोई अधिकार होता है उसको हटाने का और उसको नियुक्त करने का, ठीक है। अन्य किसी अथॉरिटी को उसको हटाने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें 312 आर्टिकल, इसमें क्या बात की गई है, इसमें अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है। और हालांकि जो है आर्टिकल जो 312 जो है ये कहता है कि अखिल भारतीय जो नई अखिल भारतीय जो है सेवाओं का सर्जन किया जा सकता है, ठीक है। तो अखिल भारतीय जो है न्यायिक सेवा की जो है भी इस आर्टिकल 300 नंबर 12 में की गई है, बट अभी तक कोई भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो है अभी तक बनाई नहीं गई है। तो अखिल भारतीय सेवाएं और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल नंबर 312, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवा, इसमें जैसे हमने देखा आईएएस जो है उसको हम डीएम भी कह सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है आईएएस या डीएम, आईपीएस हो गया, फिर आईएफओएस, सारी अखिल भारतीय सेवा में आपको आते हैं। आईएफओएस जो है 1966 में संसद के द्वारा ये बनाई गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले केवल अखिल भारतीय सेवाएं 2 ही हुआ करती थी, बाद में 1966 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अखिल भारतीय जो है सेवा के सदस्यों को सेंटर द्वारा अपॉइंट एंड हटाया जाता है, लेकिन वो काम जो है स्टेट में करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सेंटर द्वारा अपॉइंट जो है की जाती है, लेकिन काम है स्टेट में करते हैं। आईएएस जो पीसीएस जो आपका ये हो गए, आईपीएस जो, ठीक है, आईएएस आईपीएस आईएफओएस। आर्टिकल 312 ये भी कहता है कि अगर हमें कोई भी नई जो है न्यू अखिल भारतीय सेवाओं को सर्जन करना है तो कैसे करेंगे तो संसद जो है उसका सर्जन कर सकती है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन कर सकती है, संसद कर सकती है, लेकिन राज्यसभा की सिफारिश के आधार पर करेगी। और जब राज्यसभा की सिफारिश के आधार पर की जाती है और राज्यसभा में फिर ये विशेष बहुमत से जो ये सिफारिश जो है आपकी वो पास होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी से जो ये सिफारिश जो है वो पास होनी चाहिए, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी क्या होगी, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 जो है बहुमत से ये पास होना चाहिए सिफारिश राज्यसभा की, ठीक है। और फिर जैसे ये सिफारिश पास हो जाती है तो राज्यसभा जब सिफारिश दे देता है तो फिर लोकसभा राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी, साधारण जो है बहुमत से जो है फिर ये पास होना अनिवार्य है, ठीक है, ये बिल। और फिर आसानी से हम नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 312 बात करता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने की। नेक्स्ट यूपीएससी एसपीएससी जो है से रिलेटेड जो आर्टिकल नंबर 315 है, इसमें जैसे हमने देखा यूपीएससी एसपीएससी है 316 में इसमें जो अपॉइंटमेंट और टेनोर जो है कार्यकाल की बात की गई है, नियुक्ति की बात की गई है। 317 जो है रिमूवल एंड सस्पेंशन की बात करता है कि भाई जो रिमूवल और सस्पेंशन हटाना किसी भी अधिकारी को और उसको सस्पेंड करना जो है दिया गया है। 320 में जो यूपीएससी जो है एसपीएससी के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शन है वो दिए गए हैं। 323 में आपकी वार्षिक रिपोर्ट यूपीएससी एसपीएससी वो किसको सौंपता है, यूपीएससी जो है राष्ट्रपति को सौंपता है, एसपीएससी जो है गवर्नर को सौंपता है अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा सेगमेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो कैग है। तो कैग हमने अब देखो हम सभी जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जो संस्था है हमारी कैग, इसको हम कवर कर लेते हैं। तो ये हमारी कैग को क्या बोला जाता है, या फिर जो है हर एक संस्था को हम अगली क्लास में जो है कर लेते हैं, या आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो जो कैग है ये संस्था है, इसको डिटेल में जो है हम कल करेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसका क्या जो है हिस्ट्री रही है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 148 में आता है, तो इसको हम करेंगे कल। तो आज की क्लास में इतना ही हम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये जो वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको जो है बेनिफिट हो रहा है इन वीडियो से, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ठीक है ज़रूर कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।